जय हिंद प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल रियल एजुकेशन क्लास 10th में। मैं आशा करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे क्लास 10th का त्रिमासिक, ठीक है ना, जून वाला जो त्रिमासिक पेपर होने वाला है उसी के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो आज के वीडियो में आप त्रिमासिक के बारे में जानिएगा, त्रिमासिक पेपर क्या होता है ना, और ये कितने नंबर का होता है। तो आप याद रखिएगा, आपका जो पेपर स्टार्ट होने वाला है वो 26 जून से, कितना तारीख से, तो 26 जून से आपका त्रिमासिक का पेपर स्टार्ट होने वाला है। और फर्स्ट डे 26 तारीख को कौन सा है, तो हिंदी का पेपर होने वाला है, ठीक है ना। पहला पेपर कौन सा है, तो हिंदी का होगा, ठीक है ना। पर डे आपको 26 तारीख को 2 पेपर देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। एक फर्स्ट पाली में आपका हिंदी रहेगा और सेकेंड पाली में आपका संस्कृत, ठीक है ना। सेकेंड में क्या रहेगा, तो संस्कृत रहेगा। तो आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे हिंदी के बारे में, ठीक है ना, कि हिंदी में कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं और कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आइए प्यारे बच्चों, देखिए इसमें सिर्फ आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम बताने वाले हैं, ठीक है ना। इस वीडियो में सिर्फ आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं, जो आपको 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से आपको 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताना है, ठीक है ना। तो हम वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बताएंगे जो एकदम 100% गारंटी है कि आपके बोर्ड एग्जाम में एकदम का 100 में 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लड़ेगा। तो आप सभी इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए प्यारे बच्चों, बिना देर के इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। ये प्यारे बच्चों, आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार हो चुका है, जो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो हम जो भी वीडियो में बताएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, आप सभी याद करते रहिएगा। हम इसका आंसर भी बताएंगे, ठीक है ना। आंसर के साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका कराएंगे। तो इस वीडियो में कुल 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगे। कितने प्यारे बच्चों, 100, ठीक है ना। जिसमें से आपको, ठीक है ना, 50 को का ही आंसर देना है। कितने का, बोर्ड में जो आपका 26 तारीख को जो एग्जाम होगा उसमें सिर्फ 50 को का ही आंसर देना है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आपको जो अच्छा लगे सिर्फ उसी का भी आंसर दीजिएगा। तो देखिए आपका पहला प्रश्न क्या कर रहा है कि भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया था। जो भीमराव अंबेडकर के द्वारा भाषण लिखा गया था, नाम क्या है, तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ठीक है ना, का हिंदी रूपांतरण किसने किया था। तो याद रखिएगा, ललई सिंह यादव ने। कौन, ललई सिंह यादव, ठीक है ना। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ललई सिंह यादव के द्वारा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किया गया है। अगला प्रश्न है 2 नंबर, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। नलिन बिलोचन शर्मा जी का जन्म कब हुआ था, तो 18 फरवरी 1916 में। कितना में प्यारे बच्चों, 18 फरवरी 1916 में। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 3 नंबर, सेन साहब को कितनी लड़कियां थी। सेन साहब की कितनी लड़कियां थी, ठीक है ना। खोखा वाला जो आप चैप्टर पढ़े हैं ना, खोखा 20 के दांत, ठीक है ना, 20 के दांत, उसी चैप्टर में बताया गया है कि सेन साहब की कुल 5 लड़कियां थी, ठीक है ना। कितना प्यारे बच्चों, तो 5 लड़कियां थी, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 4 नंबर, अग्रजा शब्द में प्रत्यय है। अग्रजा शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो अग्रजा शब्द में याद रखिएगा आ प्रत्यय है। प्रत्यय क्या होता है, बाद में लगता है ना। तो अग्रजा, अग्र प्लस जा, ठीक है ना, आ, ठीक है ना, लास्ट में आ आता है। तो अग्रजा में क्या हो जाएगा, आप प्रत्यय हो जाएगा आपका। तो ऑप्शन डी इसका भी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5 नंबर, मदन किसका बेटा था, ठीक है ना। ये भी सेन साहब, यानी कि 20 के दांत चैप्टर का ही ऑप्शन क्वेश्चन है, ये भी 20 के दांत का ही प्रश्न है। तो मदन किसका बेटा था, तो मदन किसका बेटा था, तो गिरधर लाल का। किसका प्यारे बच्चों, गिरधर लाल का। तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 6 नंबर, कि महारानी विक्टोरिया के द्वारा नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी। किसे नाइट की उपाधि प्रदान किया गया था, तो याद रखिएगा मैक्स मूलर जी को, ठीक है ना, फ्रेडरिक मैक्स मूलर, ठीक है। उनका पूरा नाम क्या है, तो फ्रेडरिक मैक्स मूलर, जो भारत से हम क्या सीखें, चैप्टर के लेखक है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है आपका 7 नंबर, हिंदी कविता, हिंदी कविता में पदगवात के प्रवर्तक कौन है। हिंदी कविता में पदगवात के प्रवर्तक कौन है, तो हिंदी कविता में पदगवात के प्रवर्तक कौन है, तो नलिन बिलोचन शर्मा जी हो जाएंगे, हमारे प्रिय लेखक नलिन बिलोचन शर्मा जी हो जाएंगे, ठीक है ना। बी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 8 नंबर, आत्मसात शब्द में कौन प्रत्यय है। आत्मसात में कौन सा प्रत्यय है, तो आत्म, देखिए आत्म क्या हो जाएगा, एक ये शब्द हो जाएगा, और सात, सात यानी कि प्रत्यय क्या होता है, जो शब्द के बाद में जुड़ता है, यानी कि सात ये क्या होता है, जुड़ा है, बाद में जुड़ा है। तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। आत्म प्लस सात में क्या हो जाएगा, आपका प्रत्यय हो जाएगा। अगला प्रश्न है 9 नंबर, विचार और वीरतक किस लेखक की रचना है। विचार और वीरतक कौन से लेखक की रचना है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की। कौन, किसकी, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की क्या हो जाएगी, ये रचना हो जाएगी। अगला प्रश्न है 20 नंबर 10 नंबर,
कि नाखून बार बार काटते रहना और अलंकृत करते रहना निरूपित करता है। ये किस चीज़ को निरूपित करता है? आपका ऑप्शन ए है सौंदर्य बोध, संस्कृति चेतना को, सुंदरता बढ़ाने का, अच्छे व्यवहार का, या फिर सुंदरता और स्वास्थ्य पर ध्यान देने का। तो नाखून बार बार काटना क्या हमें बताता है? तो सौंदर्य बोध एवं संस्कृति चेतना, ठीक है ना। हमारी जो संस्कृति जो है, जो पिछले पीढ़ी दर पीढ़ी जो चलती आ रही है संस्कृति और सौंदर्य बोध, उसी का क्या करता है? ये चेतना करता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है आपका 11 नंबर, घृणा शब्द का विलोम है। घृणा शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? तो प्रेम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? घृणा यानी कि नफरत, और प्रेम क्या हो जाता है? कि एक दूसरे से लगाव। अगला प्रश्न है 12 नंबर, हवा शब्द में लिंग निर्णय करें। हवा कौन सा शब्द है? तो हवा देखिए प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग है, ठीक है ना। हवा बहती है, ठीक है ना। हवा बहता है नहीं, हवा बहती है, तो स्त्रीलिंग हो जाएगा। अगला प्रश्न है 13 नंबर, कुल 4 आदमी है, रेखांकित कौन सा शब्द हो जाएगा? कुल 4 आदमी है, ठीक है ना। कुल 4 गो आदमी है, तो इसमें क्या हो जाएगा? विशेष नहीं, इसमें क्या हो जाएगा? तो इसमें देखिए कुल 4 आदमी है, रेखांकित कीजिए, तो हाँ विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विशेषण का बात हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 14 नंबर, उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा। क्या वाक्य है? इसमें कौन सा वाक्य है? तो ये सरल वाक्य है, ठीक है ना। उसने क्या किया? अपने मित्र का क्या कर लिया? अपना पुस्तकालय खरीद लिया, तो ये एक सरल वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। प्यारे बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑल पे जरूर से सेट कीजिए। आइए अब आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 15 को। नक्षत्र लोक किस लेखक की कृति है? नक्षत्र लोक किस लेखक की कृति है? ये कौन से लेखक के द्वारा लिखा गया है? तो गुणाकर मूल्य जी, याद रखिए किसके द्वारा? गुणाकर मूल्य जी के द्वारा। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 16 नंबर, किसकी उपमा दी जाए के लिए एक शब्द है। किसी की उपमा दी जाए तो उसके लिए क्या एक शब्द कौन सा है? तो उसके लिए उपमाय है। क्या हो जाएगा? उपमाय एक शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 17 नंबर, मराठी भाषा की लिपि है। मराठी भाषा की लिपि क्या हो जाएगी? तो देवनागरी लिपि हो जाएगी, ठीक है ना। देवनागरी लिपि में भी मराठी भाषा आती है। अगला प्रश्न है आपका 18 नंबर, धारण नगरी में कौन सा परमार शासक विद्यमानी थे? कौन सा परमार शासक विधानुरागी हैं? तो कौन सा हो जाएगा? तो भोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भोज हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, महाविद्यालय नामक संग्रह किसकी है? तो महाविद्यालय विनोद कुमार शुक्ल जी के द्वारा। किसके? विनोद कुमार शुक्ल, जो मछली चैप्टर को लिखे हैं। मछली चैप्टर को जो लिखे हैं उनके लेखक क्या हो जाएंगे? विनोद कुमार शुक्ल। अगला प्रश्न है 20 नंबर, बहादुर की माँ गुस्से से क्यों पागल हो जाती है? बहादुर जो चैप्टर नंबर 6 है, इसमें बताया गया है कि बहादुर की माँ क्यों गुस्से से पागल हो जाती है। जब बहादुर अपने भैंस को मारता है तो क्या हो जाती है? बहादुर की माँ बहुत ज़्यादा गुस्से हो जाती है। का प्रश्न संख्या 21 है, किसने सोवियत संघ पर आक्रमण किया था? किसने सोवियत संघ पर आक्रमण किया था? तो याद रखिए किसने? तो हिटलर ने। हिटलर क्या किए थे? सोवियत संघ पर आक्रमण किए थे। अगला प्रश्न है 22 नंबर, यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है तो परिस्थितियां भी मनुष्य का भी ये भी क्या है? नियामक नहीं है, ठीक है ना। अगर मनुष्य परिस्थितियां का नियामक नहीं है तो परिस्थितियां भी मनुष्य का नियामक नहीं है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 का सही जवाब हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है 23 नंबर, गुड्डी लाल मुहावरे का अर्थ है। गुड्डी लाल मुहावरे का क्या अर्थ होता है? तो गुड्डी लाल मुहावरे का अर्थ होता है गरीब के घर में गुणवान की उत्पत्ति। जब किसी गरीब के घर में कोई तीर तरार लड़का जन्म ले लेता है तो उसको क्या बोलते हैं? तो गुड्डी का लाल, ठीक है ना। गुड्डी का लाल मुहावरे का अर्थ होता है। अगला प्रश्न है 24 नंबर, गणेश शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा। गणेश शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो लंबोदर। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? लंबोदर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 25 नंबर, प्रतिदिन शब्द कौन सा समाज है? प्रतिदिन शब्द कौन सा समास है? तो प्रतिदिन शब्द में अव्ययीभाव समास होता है। क्या आता है प्यारे बच्चों? प्रतिदिन में याद रखिएगा अव्ययीभाव समास का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 26 नंबर, यशोधरा। क्या हो जाएगा? यशोधरा का संधि विच्छेद कीजिए। यशोधरा का संधि विच्छेद करना है तो यश प्लस धरा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? यश प्लस धरा हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? यश प्लस धरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 27 नंबर, इनमें शुद्ध वाक्य कौन है? निम्नलिखित में से चारों में से शुद्ध वाक्य आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन सा शुद्ध वाक्य है। तो देखिए शुद्ध वाक्य सब
शब्द तो केवल संकेत मात्र है, ये नहीं हो जाएगा। शब्द तो केवल संकेत है, ये भी नहीं। शब्द तो केवल संकेत मात्र ही है, ये भी नहीं। यानी कि इनमें से कोई नहीं, क्या हो जाएगा, इनमें से कोई भी नहीं है शुद्ध शब्द, ठीक है ना। सब का सब क्या है, अशुद्ध शब्द है, तो इसलिए ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 28 नंबर, कवि घनानंद किस बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करते हैं। कौन से बादशाह के यहाँ कवि घनानंद जी बादशाह का मीर मुंशी का कार्य करते हैं। तो कौन से बादशाह के, तो मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ कवि घनानंद क्या करते हैं, बादशाह के यहाँ घनानंद किस बादशाह के यहाँ, तो कवि घनानंद क्या करते हैं, मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ मीर मुंशी का काम करते हैं। अगला प्रश्न 29 नंबर, जन्म के 6 घंटे बाद किसकी माता का देहांत हो गया था। जन्म के 6 घंटे के बाद क्या, कि इनकी माता जी का देहांत हो गया था। तो याद रखिएगा सुमित्रानंद पंत का, ठीक है ना। सुमित्रानंद पंत आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगे, तो ये जब आप 12वीं क्लास में जाइएगा ना, 12वीं क्लास में हिंदी में ये लिखी है, ये कोई एक नन्हा सा कुछ बच्चा करके ऐसा कुछ है ना, पुत्र वियोग शायद सुमित्रानंद पंत का जी है, ठीक है ना, इन्हीं का है। ये बहुत ही अच्छा मतलब कहानी लिखी है 12th में, हमको याद नहीं आ रहा है, ऐसे ही कुछ है, ठीक है ना, बच्चा के बारे में ही लिखी है, पुत्र वियोग शायद इनका है। अगला प्रश्न है 30 नंबर, फावड़े और हल राजदंड बनाने को यह पंक्ति किस कविता की है। फावड़े और हल राजदंड बनाने की यह मतलब पंक्ति कौन से कहानी या कविता में कही गई है। तो किस में कही गई है, तो जनतंत्र का जन्म, किसमें, जनतंत्र का जन्म में। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 31 नंबर, कि वृक्ष की हत्या कविता किसकी रचना है। वृक्ष की हत्या ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो याद रखिएगा वीर कुंवर नारायण के द्वारा, ठीक है ना, वीर कुंवर नारायण के द्वारा वृक्ष की हत्या को लिखा गया है। अगला प्रश्न है 32 नंबर, वारेन डंगवाल का पहला कविता संग्रह क्या है। वीरेन डंगवाल का पहला कविता संग्रह पूछा गया है। तो 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसी दुनिया में, क्या हो जाएगा, इसी दुनिया में ये क्या लिखे थे, एक कविता संग्रह लिखे थे। वीरेन डंगवाल का पहला कविता क्या हो जाएगा, तो इसी दुनिया में। अगला प्रश्न है 33 नंबर, प्राकृतिक संदर्भ की एक कविता के लिए विख्यात कवि है। प्राकृतिक के संदर्भ के बारे में एक विख्यात कवि का नाम बताइए। तो सुमित्रानंद पंत जो हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, सुमित्रानंद पंत हो जाएंगे, ठीक है ना। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है देखिएगा 34 नंबर, कि किस कवि ने वर्णाश्रम अवस्था और कर्मकांड का विरोध करके निगृह ब्रह्मा की भक्ति का प्रचार किया। तो किस कवि ने क्या किया, तो वर्णाश्रम अवस्था और कर्मकांड का विरोध करके निगृह ब्रह्मा शक्ति का प्रचार किए थे। तो ब्रह्मा शक्ति का प्रचार तो गुरु नानक जी थे। कौन थे, गुरु नानक जी थे, ठीक है ना। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 35 नंबर, नगर संवेदना के कवि कौन है। नगर संवेदना के कवि कौन हो जाएंगे, तो 35 का सही जवाब क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, नगर संवेदना के कवि वीर कुंवर नारायण हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, वीर कुंवर नारायण जी हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 36 नंबर, दुर्दांत मानवता विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता है। दुर्दांत मानवता विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता कौन सी है, तो कौन सी है, तो याद रखिएगा हिरोशिमा है। कौन सी है, हिरोशिमा। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा 37 नंबर, कि गुरु नानक के पद हैं, गुरु नानक के कौन से पद हैं। तो गुरु नानक के कौन से पद है, राम भक्ति गीत। कौन से हो जाएंगे, राम भक्ति गीत, ठीक है ना। राम भक्ति गीत क्या है, गुरु नानक के एक पद है। तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38 से, रसखान द्वारा कृष्ण लीला का गान किया गया है। रसखान के द्वारा कृष्ण लीला का गान किया गया है, किसमें किया गया है, तो याद रखिएगा घनाक्षरी में, किसमें, तो घनाक्षरी में, ठीक है ना। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39 से, कवि घनानंद अधिकांशतः काव्य रचना किस भाषा में की गई है। कवि प्रेमघन के द्वारा अधिकांश मतलब ज़्यादातर रचना कौन से भाषा में किया गया है, तो कौन से भाषा में किया गया है, तो याद रखिएगा ब्रज भाषा और अवधी भाषा, किसमें,
तो ब्रज भाषा और अवधी भाषा में सबसे ज़्यादा क्या किया गया, रचना के निर्माण किया गया है। अगला प्रश्न है 40 नंबर, स्वर्ण किरण किस कवि की रचना है? स्वर्ण किरण की कौन से कवि की रचना है? तो सुमित्रा नंदन पंत की, सुमित्रा नंदन पंत की ये क्या है, एक रचना है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 41 नंबर, आत्मजयी नामक प्रबंध काव्य किस कवि द्वारा लिखा गया है? आत्मजयी, आत्मजयी के लेखक कौन हो जाएंगे? ये भी प्रश्न पूछ सकता है घुमाकर कि आत्मजयी किसके द्वारा लिखा गया है या फिर आत्मजयी के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा वीर कुंवर नारायण, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए सब जगह कुंवर नारायण दिया गया है और उनका पूरा नाम है वीर कुंवर नारायण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 42 नंबर, आधुनिक साहित्य में एक प्रमुख प्रतिभा थे। आधुनिक साहित्य में, आधुनिक यानी कि अभी के समय में एक साहित्य के एक प्रमुख प्रतिभा कौन थे? तो एक साहित्य के प्रमुख प्रतिभा कौन थे? तो सचिनानंद, हीरानंद, वात्स्यन है अज्ञे, ठीक है ना। सचिनानंद, हीरानंद, वात्स्यन है अज्ञे। तो इनका भी आपको कहाँ पे कहानी मिलेगा? तो 12th के हिंदी में जब आप चैप्टर नंबर 5 पढ़िएगा, चैप्टर नंबर 5 गैंग्रीन के बारे में। गैंग्रीन एक नामक बीमारी है, ठीक है ना। गैंग्रीन एक नामक बीमारी है, तो जब आप उसके बारे में पढ़िएगा ना तो देखिए उस कहानी का नाम चेंज होके अब क्या कहते हैं, रोज कहानी है, ठीक है ना। चैप्टर नंबर 5 को पढ़िएगा, सचिनानंद, हीरानंद, वात्स्यन अज्ञे के द्वारा ये लिखा गया है कहानी। बहुत ही अच्छा कहानी है, ठीक है ना। उसमें बताया गया है एक औरत के बारे में जो अपना घर कैसे संभालती है। अगला प्रश्न है 43 नंबर, किसने जिंदगी में पहली अस्पताल का विरोध नहीं किया था? तो किसने जिंदगी में पहली अस्पताल का विरोध नहीं किया था? तो माँ ने। ये कौन से चैप्टर का है? तो आप जब एक होता है वर्णिका और एक गोधूली। तो जब आप वर्णिका का पढ़िएगा ना, वर्णिका का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है क्या, माँ कहानी, माँ के बारे में है। तो उसी में माँ क्या करती है, जो मंगू की माँ होती है, तो उन्होंने क्या पहली बार जो था वो हॉस्पिटल का विरोध नहीं की थी, ठीक है ना। पहली बार जो ऐसा था कि जो अस्पताल का विरोध नहीं की थी। अगला प्रश्न है 44 नंबर, कि माँ रात में हॉस्पिटल से कितने बजे लौट कर आती है? तो जब माँ मंगू को भर्ती करके रात में कितने बजे हॉस्पिटल से लौट कर आती है? तो 11 बजे। कितना बजे प्यारे बच्चों? 11 बजे। ऑप्शन डी याद रखिएगा, सही जवाब हो जाएगा आपका। 11 बजे क्या होती है, माँ लौट कर हॉस्पिटल से आती है। अगला प्रश्न है 45 नंबर, गांव में जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था? तो ये मंगम्मा वाला चैप्टर में है। जो आप वर्णिका का फर्स्ट चैप्टर पढ़िएगा तो गांव में जुआरी कौन था? तो रंगप्पा था। कौन था प्यारे बच्चों? रंगप्पा था, जो मंगम्मा से धन दौलत और उसका इज्जत लूटना चाहता था, ठीक है ना। अगला प्रश्न है 46 नंबर, सातकुड़ी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार हैं? सातकुड़ी होता तो उड़ीसा के, क्या उड़ीसा के, जो ढाते विश्वास आपका चैप्टर है उसी के लेखक है सातकुड़ी होता। तो ये उड़ीसा की कहानी है, तो उड़ीसा के ये क्या है, प्रमुख कथाकार है। अगला प्रश्न है 47 नंबर, देवी नदी बांध के नीचे किसका घर था? तो किसका घर था? तो लक्ष्मी का घर था। किसका प्यारे बच्चों? लक्ष्मी का घर कहाँ था? तो देवी नदी बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। अगला प्रश्न है 48 नंबर, मंगू के अलावा माँ की कितने संतानें थे? मंगू के अलावा माँ जी की कितने संतानें थे? तो 3। कितने प्यारे बच्चों? 3 संतानें, 2 बच्चा और दो लड़का और 2 लड़की, ठीक है ना। तो अगला प्रश्न है आपका 49 नंबर, किसने सीता को रसमलाई भेजी थी? सीता को रसमलाई कौन भेजा था? तो याद रखिएगा, सीता को रसमलाई कौन? तो भौरी भेजी थी। कौन? भौरी ने रसमलाई सीता को भेजी थी। अगला प्रश्न है 50 नंबर, सीता के बड़े लड़के का क्या नाम था? सीता के बड़े लड़के का क्या नाम था? तो कैलाश। क्या नाम था प्यारे बच्चों? कैलाश। ऑप्शन ए याद रखिएगा, सही जवाब हो जाएगा। प्यारे बच्चों आपका 50 क्वेश्चन क्या हो चुका है, डन हो चुका है, ठीक है ना। हाफ क्वेश्चन आपका डन हो चुका है, ठीक है ना, मतलब कंप्लीट करा चुके हैं। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। देखिए मैं जो बता रहा हूँ यही का यही आएगा, ठीक है ना। ये देखिए, ये सिर्फ त्रैमासिक के पेपर के लिए नहीं, यह आपका वार्षिक परीक्षा यानी कि एनुअल, ठीक है ना। यानी कि एनुअल जो पेपर होगा आपका, एनुअल का पेपर, उसमें भी इसमें से कम 15 से 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। कितना? तो 15 से 20 को ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे जो हम 100 को चेक कराए हैं उसमें से 15 से 20 नंबर। तो आप सभी अच्छा से देखिए, याद करते चलिए। किसी प्रकार का दिक्कत है तो आप उसका कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप क्वेश्चन को कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब दे देंगे। अगला प्रश्न है आपका 51 नंबर, अगर आप देखिए इसका PDF नोट्स भी लेना चाहते हैं तो हम बताएंगे आपको इसका PDF नोट्स कैसे मिलेगा, ठीक है ना। इस वीडियो के लास्ट में हम बताएंगे कि PDF नोट्स के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, आपको कैसे मिलेगा। इतना याद रखिएगा कि PDF नोट्स फ्री में मिल जाएगा, ठीक है ना, और सबको मिलता है।
अगला प्रश्न है 51 नंबर, अज्ञे का जन्म हुआ था। अज्ञे जी का जन्म कब हुआ था? तो अज्ञे जी का जन्म 1911 ईस्वी में। कितना में प्यारे बच्चों? 1911 ईस्वी में अज्ञे जी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला प्रश्न है देखिएगा 52 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि आपका 52 नंबर प्रश्न है कि दिनकर की किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? दिनकर जी को कौन से कृति के लिए ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिला हुआ था? तो याद रखिएगा 52 का क्या हो जाएगा, दिनकर जी के लिए कौन सी कृति पर मिला था? तो उर्वशी जो उर्वशी जो कृति थी, इन्हीं पर उनको ज्ञानपीठ का पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है 53 नंबर, नौबत खाने में इबादत साहित्य में कौन सी विधा है? जो नौबत खाने में इबादत चैप्टर है वो कौन सी विधा है, ठीक है ना? तो नौबत खाने में इबादत तो कौन सी विधा है? तो ये कौन सा हो जाएगा, व्यक्ति चित्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, व्यक्ति चित्र। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 54 नंबर, प्रेमाघन अपना आदर्श किसे मानते हैं? प्रेमाघन जी अपना आदर्श किसे मानते हैं? तो ये अपना आदर्श विवेकानंद को मानते हैं, ठीक है ना? विवेकानंद जी को ये अपना आदर्श मानते हैं। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। 54 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? नहीं, प्रेमाघन जी क्या किसे मानते हैं? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को किसे मानते हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना आदर्श मानते हैं। ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है 55 नंबर, भारत में माँ श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है? जो भारत माँ के श्रेष्ठ मुख में तुलना जो कवि थे वो किससे किए थे, ठीक है ना? श्रेष्ठ मुख की तुलना किससे करते हैं? तो याद रखिएगा छाया युगंत्र चंद्र से, ठीक है ना? छाया युगंत्र चंद्र से करते हैं। अगला प्रश्न है 56 नंबर, मिट्टी की अबोध मूर्ति कौन है? मिट्टी की अबोध मूर्ति कौन है? तो मिट्टी की अबोध मूर्ति कौन हो जाएगी? तो मिट्टी की अबोध मूर्ति याद रखिएगा जनता हो जाएगी। क्या हो जाएगा? जनता हो जाएगा, ठीक है ना? ऑप्शन बी याद रखिएगा सही जवाब हो जाएगा। 57 देखिएगा, प्रश्न संख्या 57, हिरोशिमा कविता किसका चित्रण करती है? हिरोशिमा कविता है वो किसका चित्रण करती है? तो हिरोशिमा किसका चित्रण करती है? तो हिरोशिमा आधुनिक सभ्यता की दुर्गंधता मानवीयता का विभीषिका का चित्रण करती है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न 58 नंबर, बिस्मिल्लाह खां के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है? तो मुहर्रम। क्या हो जाएगा? मुहर्रम। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? मुहर्रम। ऑप्शन डी याद रखिएगा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 59 नंबर, महात्मा गांधी के अनुसार उद्भव व बढ़िया शिक्षा है। बढ़िया शिक्षा क्या है? तो महात्मा गांधी जी के अनुसार, ठीक है ना, उद्भव और बढ़िया शिक्षा किसे मानते हैं गांधी जी? तो वो किसे मानते हैं? अहिंसा प्रतिरोध को। किसको प्यारे बच्चों? हम लोग पढ़े भी थे तो कि अहिंसा प्रतिरोध को गांधी जी सबसे उच्चतम और बढ़िया शिक्षा मानते हैं। अगला प्रश्न है आपका 60 नंबर, वाणी कब 20 के समान हो जाती है? वाणी कब 20 के समान हो जाती है? तो राम नाम के बिन, ठीक है ना? राम नाम के बिना वाणी क्या हो जाती है? 20 के समान हो जाती है। अगला प्रश्न है 61 नंबर, रसखान के रचनाकार के काल किसका राज्यकाल था? जो रसखान के रचनाकाल के समय किसका राज्यकाल चल रहा था? तो उस टाइम जहांगीर का राज्य चल रहा था। किसका प्यारे बच्चों? तो जहांगीर का राज्य चल रहा था। ऑप्शन सी याद रखिएगा जहांगीर। अगला प्रश्न है 62 नंबर, कवि ने प्रजन्य किसे कहा गया है? कवि प्रजन्य किसे कहते हैं? तो कवि प्रजन्य किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा कवि जो प्रजन्य कहते हैं वो बादल को कहते हैं। किसको? बादल को कहते हैं। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 63 नंबर, साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान कौन सी व्यवस्था में संभव है? तो याद रखिए कि समाजवादी व्यवस्था में। किसमें प्यारे बच्चों? समाजवादी व्यवस्था में पूर्ण ज्ञान क्या है? साहित्य का परंपरा का पूर्ण ज्ञान समाजवादी व्यवस्था में ही संभव है। अगला प्रश्न है पंडित बिरजू महाराज का जन्म हुआ था। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? तो पंडित बिरजू महाराज का जन्म 4 फरवरी 1938 में 4 फरवरी 1938 में पंडित बिरजू महाराज जी का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है ल मादा मोजेल द अभिनय किसकी कृति है? ल मादा मोजेल द अभिनय किसकी कृति है? तो 65 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पिकासो की। किसकी प्यारे बच्चों? पिकासो की। ये क्या है? एक प्रकार की कृति है। प्रश्न संख्या 66 देखिएगा, 66 क्या है? देखिए ये तो हो गया कि पिकासो की ये क्या है? कृति है। अगला प्रश्न है 66 नंबर, ला शत्रुज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा है?
ला सतरुज का धार्मिक उपयोग मतलब धर्म के उपयोग में धर्म में कब से कब तक रहा है? तो 14वीं सदी के फ्रेंच क्रांति तक। क्या हो जाएगा? 14वीं सदी के फ्रेंच क्रांति तक ये रहा है। अगला प्रश्न है 67 नंबर कि मछली कहानी किस वर्ग का चित्रण है? यहाँ पे म है, पछली नहीं मछली। मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण किया गया है? तो मछली कहानी में निम्न मध्य वर्गीय परिवार का चित्रण किया गया है। ऑप्शन सही सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 68 नंबर, बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला जाता है? तो देखिए, जब प्यारे बच्चों बहादुर को क्या करता है, चोरी का इल्ज़ाम लगाया जाता है तो वो क्या हो जाता है, घर से चला जाता है। यानी कि स्वयं के प्रति लेखक तथा उनके घर वाले में व्यवहार का परिवर्तन के कारण क्या हो जाता है, बहादुर एक दिन लेखक का घर छोड़कर चला जाता है। अगला प्रश्न है 69 नंबर, सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं? सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं? तो सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा, अनजान समृद्धि को। किसे? अनजान समृद्धि को। जो अनजान होती है समृद्धि उसे समजात वृत्ति कहा जाता है। समजात वृत्ति यानी कि सेम वृत्ति। अगला प्रश्न है 70 नंबर, नागरी लिपि के आरंभिक के लेख हमें कहाँ से मिलते हैं? तो हमें कहाँ से मिलते हैं? तो नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें दक्षिणी भारत से मिलते हैं। कहाँ से? दक्षिणी भारत से मिलते हैं। अगला प्रश्न है वेतना दान पत्र किस समय का है? वेतना दान पत्र कौन से समय का है? तो वेतना दान पत्र 1020 ईस्वी का है। कितना को? 1020 ईस्वी का ये वेतना दान पत्र है। अगला प्रश्न है 72 नंबर, पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने से किस पीढ़ी के कलाकार थे? कौन से पीढ़ी के कलाकार थे? पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के कौन सी पीढ़ी के कलाकार थे? तो याद रखिएगा 7वीं पीढ़ी के। कितने? 7वीं नंबर। ठीक है ना, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 73 नंबर, सीता के बेटों ने कि सीता को कितने रुपये पर महामारी खर्च देने के लिए, यानी कि सीता के बेटे ने सीता को प्रति माह कितने रुपये देने की बात की थी? तो 50 रुपये। कितने रुपये बचा पहले बच्चों? तो 50 रुपये प्रति माह देने की बात किए थे लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 नंबर, उत्तर भारत से नागरी लिपि का लेख कब से मिलते हैं? कब से मिलते हैं? तो आपसे याद रखिएगा, उत्तर भारत से नागरी लिपि का जो लेख है वो 8वीं सदी से। कितना? 8वीं सदी से मिलते हैं। अभी क्वेश्चन ये पढ़े हैं, बस उल्टा करके पूछ दिया है। अगला प्रश्न है बहादुर को कितने रुपए के चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया था? तो 11 रुपये। कितना प्यारे बच्चों? 11 रुपये का चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया था, जिसके कारण क्या करता है बहादुर क्या लेखक का घर छोड़ के एक दिन चला आता है। अगला प्रश्न है 76 नंबर, बुढ़ापा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? बुढ़ापा में कौन सा? तो आपा। क्या हो जाएगा? बुढ़ापा में कौन सा हो जाएगा? आपा हो जाएगा। ठीक है ना, प्रत्यय पूछ रहा है तो बुढ़ापा शब्द में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? आपा हो जाएगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न है आपका 77 नंबर, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शुद्ध शब्द है? कौन सा शुद्ध शब्द है? तो याद रखिएगा, शुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा? उच्छ्वास। क्या हो जाएगा? उच्छ्वास हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन बी में जो दिया है वही आपका शुद्ध शब्द हो जाएगा। अगला प्रश्न है 78 नंबर, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शुद्ध शब्द है? कौन सा शब्द शुद्ध है? तो कौन सा शब्द शुद्ध है? तो चर्मोत्कर्ष। ठीक है ना, चर्मोत्कर्ष यानी कि ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 79 नंबर, निम्नलिखित वाक्य में कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा वाक्य शुद्ध है? अब पूछा गया, अब वाक्य दे दिया गया और पूछ रहा है कौन सा वाक्य शुद्ध है। यह बालक कहाँ जा रहे हैं? ये तो गलत है। बच्चा क्या समाचार है? ये भी गलत है। फूलों की एक माला ला दीजिए, ये सही है। क्या हो जाएगा? फूलों की एक माला क्या कर दीजिए? ला दीजिए। ये क्या है? एक शुद्ध शब्द है। ऑप्शन सी याद रखिएगा, सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए, क्योंकि देखिए ये क्या कर रहा है, यह बालक कहाँ जा रहा है? यह बालक कहाँ जा रहे हैं? रहे हैं कैसे आ जाएगा? यह बालक कहाँ जा रहा है होगा ना। यह बालक यानी कि एक बालक का बात है। अब बीच कर रहा है बच्चा क्या समाचार है, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगना चाहिए ना। फिर यहाँ पे फूलों की एक माला ला दीजिए, इसमें क्या कर रहा है? फूलों की एक यहाँ पे ऑर्डर दे रहा है एक तरह से, तो ये क्या हो जाएगा? फूलों की एक माला ला दीजिए, यानी कि सी नंबर सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 80 नंबर, अकल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? जब अकल पर पत्थर पड़ता है तो इसका मुहावरे का अर्थ हम लोग क्या देते हैं? तो बुद्धिमान भ्रष्ट होना, यानी कि जो हम लोग बुद्धिमान इंटेलिजेंस क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। तो क्या बोलते हैं? अकल पर पत्थर पड़ जाना।
मतलब अक्ल रहते हुए भी क्या हो जाना, फेल हो जाना। अगला प्रश्न है 81 नंबर, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो दो, स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण, ठीक है ना। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण। अगला प्रश्न है कि 82 नंबर, स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? स्वर वर्णों की संख्या 11 होती है। कितना होती है प्यारे बच्चों? 11 को होती है, ठीक है ना। स्वर वर्णों की संख्या कितना होता है? तो 11 को होता है, याद रखिएगा। स्वर वर्णों की संख्या कितना होता है? तो 11 को होता है। अगला प्रश्न है 83 नंबर, व्यंजन वर्ण कितने होते हैं? व्यंजन वर्ण कितने होते हैं? तो व्यंजन वर्ण कितने होते हैं प्यारे बच्चों? तो व्यंजन वर्ण 33 होते हैं। कितना? 33 होते हैं, 33 होते हैं, ठीक है ना। व्यंजन वर्ण 33 होते हैं। अगला प्रश्न है क का उच्चारण स्थान है। क का उच्चारण स्थान, देखिए जब हम उच्चारण स्थान वाला पढ़ाएंगे ना, वैसा वीडियो आपको अभी तक यूट्यूब चैनल पे नहीं मिला होगा। तो उच्चारण स्थान एक वीडियो में आपका पूरा समझ जाइएगा कि कौन से मतलब वर्ड के लिए कौन से, जैसे क से लेकर ज्ञ तक कोई भी आपको अक्षर, हाँ, किस अक्षर के लिए कौन सा आपको उच्चारण स्थान देना होगा, ठीक है ना। एक फार्मूला आता है KTM 2, ठीक है ना। ये एक फार्मूला आता है, ठीक है ना। इसी पे बनता है कि क का उच्चारण स्थान क्या है। ख का किसी भी आप अक्षर ले लीजिए, उसका उच्चारण स्थान आप आसानी से इजीली से 1 सेकेंड में, 1 से 2 सेकेंड में बना दीजिएगा। जैसे क का, तो क का क्या हो जाएगा? कंठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? कंठ हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। फिर है स्व का उच्चारण स्थान बताइए। अब स्व का पूछा गया है, तो देखिए स्व का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तालु होता है, ठीक है ना। स्व का क्या हो जाता है प्यारे बच्चों? तालु होता है। तो ऑप्शन ए याद रखिएगा, सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है 86 नंबर, छ और स का उच्चारण स्थान बताइए। स और छ का होता है, ठीक है ना। तो क्या होता है? तालु होता है, ठीक है ना। ऑप्शन सी याद रखिएगा, सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 87 नंबर, म का उच्चारण स्थान। तो ये म का उच्चारण स्थान, ठीक है ना। तो ओ यानी कि ओठ, ओठ कहीं दिया है? अच्छा, ओठ नहीं दिया है। तो म का उच्चारण प फ ब भ म, तो ये म का उच्चारण स्थान यहाँ पे गलत शायद है, ऑप्शन में शायद गलत है। तो म का उच्चारण स्थान ओठ होना चाहिए, ठीक है ना। म का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ओष्ठ होगा, ठीक है ना। ये गलत ऑप्शन दिया है, ठीक है ना। यहाँ पे ओष्ठ हो जाएगा। अगला प्रश्न है 9 का उच्चारण स्थान बताइए। तो 9 का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? KTM, तो यानी कि डी से दंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दंत। डी नंबर आपका क्या हो जाएगा? 9 का उच्चारण स्थान हो जाएगा, ठीक है ना। 88 का राइट आंसर हो जाएगा डी आपका, दंत हो जाएगा। अगला प्रश्न है बड़ी ऊ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? बड़ी ऊ का उच्चारण स्थान बताइएगा। तो याद रखिएगा ओष्ठ होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? बड़ी ऊ का उच्चारण स्थान हम लोग ओष्ठ से पुकारते हैं, ठीक है ना। ओष्ठ, जब ओष्ठ का उपयोग करके हम लोग बड़ी ऊ का साउंड निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 90 नंबर, हिंदी में वर्णों की कुल संख्या कितनी है? हिंदी में कितने वर्ण होते हैं? तो हिंदी में याद रखिएगा, हिंदी में कुल, हिंदी में कुल कितने? तो 44 वर्ण होते हैं। कितने प्यारे बच्चों? 44, यानी कि 44 वर्ण होते हैं। अगला प्रश्न 91 नंबर, अ का उच्चारण स्थान बताइए। अ का उच्चारण स्थान बताना है, तो कंठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? अ का उच्चारण स्थान कंठ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ल का उच्चारण स्थान आप बताइए। देखिए ल का भी उच्चारण स्थान कितना आसान है, तो दंत हो जाएगा। कितना हो जाएगा? क्या हो जाएगा? दंत हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए हम ट्रिक से बता रहे हैं, ठीक है ना, ये नहीं कि याद किए हैं, ट्रिक है। एक ट्रिक बताए थे ना, हम ट्रिक बताएंगे आपको, पढ़ा देंगे। तो ल का उच्चारण स्थान हो जाएगा दंत हो जाएगा। फिर है अगला कि ए और ए का उच्चारण स्थान बताइए। ए और ए का उच्चारण स्थान बताना है, तो कंठ प्लस तालु। देखिए इसमें कंठ भी उपयोग होता है और तालु, दोनों प्रकार के आते हैं, ठीक है ना। कंठ और तालु दोनों प्रकार के उच्चारण आते हैं। ए और ए में दोनों प्रकार के उच्चारण स्थान आते हैं, तो इसलिए इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा, कंठ प्लस तालु। कंठ प्लस तालु क्या हो जाएगा? इसका उच्चारण स्थान हो जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है 94 नंबर, कि अंग का उच्चारण स्थान क्या है? अंग का उच्चारण स्थान क्या है? तो अंग का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? अंग का पूछा गया है, ठीक है ना। ये अंग, तो ये हो जाएगा अंग का उच्चारण स्थान पूछा गया। अंग यानी कि नासिक हो जाएगा, ठीक है। अनुनासिक यानी कि नाक से बोला जाता है। तो अंग का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? आपका सही जवाब हो जाएगा अनुनासिक, यानी कि नाक, नासिक यानी कि नाक से। अगला प्रश्न है र का उच्चारण स्थान बताइए। र का उच्चारण स्थान यानी मृदा हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? मृदा हो जाएगा। र का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो मृदा होता है, याद रखिएगा, र का उच्चारण स्थान मृदा। फिर है कि स्व का, फिर है स्व का, तला मूर्धन स का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, ठीक है ना। मूर्धन स का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो 96 का सही जवाब क्या हो जाएगा? मृदा होता है। क्या होता है? मूर्धन स का उच्चारण स्थान मृदा होता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है छोटी ई और बड़ी ई का उच्चारण स्थान बताइए। 97 नंबर, देखिए क्या जबरदस्त क्वेश्चन पूछा है। छोटी ई का क्वेश्चन आपको
और बड़ी का हमेशा पूछा जाता है, ठीक है ना। हमेशा क्वेश्चन में पूछा जाता है कि छोटी और बड़ी का उच्चारण स्थान। तो 97 का सही जवाब क्या हो जाएगा? 97 का सही जवाब हो जाएगा तालु। छोटी और बड़ी ई का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो तालु होता है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 98 नंबर, प और व का उच्चारण स्थान बताइए। 98 का सही जवाब क्या हो जाएगा? 98 का सही जवाब बताइए तो प और व का उच्चारण स्थान तो दंत प्लस ओठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? दंत प्लस ओठ इसका उच्चारण स्थान हो जाएगा। प और व का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तो दंत प्लस ओठ हो जाएगा। अगला प्रश्न है 99 नंबर, सूरदास शब्द कौन सी संज्ञा है? सूरदास, ये देखिए सूरदास जैसा नाम क्या है? ये क्या हो जाएगा? एक व्यक्तिवाचक हो जाएगा, क्योंकि सूरदास एक क्या है? प्रमुख कवि का नाम था, ठीक है ना। तो सूरदास एक प्रमुख कवि का नाम था, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएंगे। अगला प्रश्न आपका कि अगला प्रश्न है 100 नंबर, स्थिर कौन सी संज्ञा है? स्थिर कौन सी संज्ञा है? तो ये हो जाएगा आपका भाववाचक। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? इसमें भाव का बात हो रहा है, स्थिर यानी कि रुका हुआ, तो इसमें भाव का बात हो रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, माने आपका बी नंबर सही जवाब हो जाएगा। बी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। प्यारे बच्चों देखिए आपका 100 क्वेश्चन क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। हिंदी का कुल कितना? तो 100 क्वेश्चन। कितना प्यारे बच्चों? 100 को क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं, जिसमें से आपका क्या देखिए फाइनल बोर्ड एग्जाम में तो 15 से 20 नंबर आएगा ही आएगा। और जो त्रैमासिक का बता रहे हैं ना, जो हम त्रैमासिक का पेपर का बात बता रहे हैं कि 26 तारीख को जो एग्जाम में पूछा जाएगा, 50 का 50 आप देखिएगा लड़ेगा, ठीक है ना। 50 का 50 आपका लड़ जाएगा। तो आप अच्छा से इसको याद कर लीजिए। अब आज जान लीजिए कि आपका PDF नोट्स आपको कैसे मिलेगा। आप इस वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिएगा, ठीक है ना। लाइक करके अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के पास इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। पहले शेयर कर दीजिएगा, फिर देखिएगा इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप चेक कीजिएगा। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स का जब आप चेक कीजिए ना प्यारे बच्चों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिएगा तो एक वहाँ पे क्या मिलेगा आपको? व्हाट्सअप ग्रुप का। किसका प्यारे बच्चों? व्हाट्सअप ग्रुप का आप एक को लिंक मिलेगा आपको। तो आपको व्हाट्सअप ग्रुप के लिंक पे क्या कर देना है? थोड़ा सा सिर्फ क्लिक कर देना है, ठीक है ना प्यारे बच्चों। क्या करना है? सिर्फ क्लिक करके आपको ज्वाइन हो जाना है। व्हाट्सअप ग्रुप में आप जैसे ही ज्वाइन होइएगा आपको PDF नोट्स दे दिया जाएगा, ठीक है ना। जो भी बच्चा व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन हो जाता है उसको PDF नोट्स बिल्कुल फ्री में, ठीक है ना। एक भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है ना। तो PDF नोट्स दे दीजिए, ले लीजिएगा। और अगर आप डेली टेस्ट देना चाहते हैं, डेली टेस्ट भी होता है, ठीक है ना। क्यूज यानी कि टेस्ट होता है डेली, आपको अलग अलग टॉपिक पे अलग अलग है ना चैप्टर पे आपका टेस्ट होता है, क्लास 10 से रिलेटेड, ठीक है ना। क्लास 10 जैसे हिंदी से इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस, मैथ, संस्कृत, सभी से क्या होता है? टेस्ट, डेली टेस्ट होता है। कितना बजे? तो 8 बजे आपको डेली टेस्ट, आपको रोज़ 8 बजे रात में आपको क्या होता है? रात में टेस्ट होता है, ठीक है ना। डेली रात बजे 8 बजे रात को टेस्ट होता है। तो आप सभी टेस्ट भी ज्वाइन हो सकते हैं, ग्रुप में ज्वाइन होकर टेस्ट भी आप दे सकते हैं। तो ज़रूर से व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होइएगा और आप हमें बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, है ना। एकदम 100% गारंटी है कि ये वीडियो आएगा ही आएगा। और आगे जो भी अगर जैसे कि और 26 तारीख को आपका संस्कृत का भी होने वाला है, तो संस्कृत का भी वीडियो बहुत जल्द आने वाला है। तो आप सभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।